Good morning, students of class 9th. Today I am going to discussing about your first poem, The Road Not Taken, from the book of English, name is Beehive. This is your first poem, so listen it carefully and write down all the necessary notes in your last year notebook. So let's read the poem. The poem name is द रोड नॉट टेकन मीन्स एक पोयम है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक जंगल है ये, और इस जंगल में आपको दो रास्ते दिख रहे हैं जो अलग अलग दिशाओं की ओर जा रहे हैं। तो इन रास्तों में अगर आपको बीच में खड़ा कर दिया जाए, इस पॉइंट पर खड़ा कर दिया जाए जहाँ पे अभी मैंने टच किया है तो आपको ये बताना मुश्किल होगा कि आपके लिए सही रास्ता कौन सा है, लेफ्ट वाला कि राइट वाला। तो ये जो पोएम पोएम जो है बेस्ड है वो इसी दो रास्तों से मिलकर बनी है, और ये बहुत ही ज़्यादा डीप हार्ड वाली पोएम है, बहुत ही अच्छी पोएम है ये। तो चलिए इस पोएम को हम लोग पढ़ते हैं। द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई बहुत सी पोयम है, इनमें से एक ये भी पोयम है। देखिए, सबसे पहले इसके अबाउट के बारे में पढ़ लेते हैं। अबाउट द पोयम, दिस वेल नोन पोम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये जो पोयम है ये चॉइसेस यानी चुनाव के ऊपर डिपेंड है। एंड द चॉइसेस दैट शेप्स अस, और ये जो चॉइसेस हैं जो हमने कर रखी हैं या जो चॉइस हम करेंगे वो उसी से हमारा आगे का फ्यूचर बनेगा जाके। रॉबर्ट फ्रॉस्ट is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences। जो राइटर है अमेरिकन है, बहुत ही सिंपली चीजें लिखता है लेकिन बहुत ही ज्यादा हृदय के अंदर, हृदय में भाव देने वाली बहुत ही चीजें लिखता है। कॉमन होती हैं, साधारण होती है, लेकिन उसमें बहुत सारा हमको एक्सपीरियंस, अनुभव मिलता है। सो लेट्स रीड द पोयम। This poem has four stanza. Every stanza has five lines, and you will get the rhyming scheme of this poem after the reading this. Okay, so let's read the poem. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood and looked down on as far as I could to where it bent in the undergrowth। देखिए, डाइवर्स्ड मतलब क्या होता है? डाइवर्स्ड मतलब होता है किसी जगह पर मुड़ जाना या किसी जगह से चले जाना, मतलब अपनी स्थान बदलकर कहीं दूसरी ओर चले जाना, उसका मतलब होता है डाइवर्ज। आपने देखा भी होगा, डाइवर्सन लिखा होता है हाईवेज में। नेक्स्ट इसमें कौन सी वर्ड मीनिंग आपको मिल रही है? वो है अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ मतलब होता है छोटा सा जंगल, या फिर जिसको हम लोग झाड़ भी बोल सकते हैं। तो देखते हैं इस पोयम के बारे में। लिखा है द टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड। मतलब जो कवि है वो क्या कर रहा है, एक जंगल के मध्य से चल रहा था जहां सभी पेड़ की पत्तियां कैसी पड़ गई थी, पूरी पूरी पीली पड़ चुकी थी। और इस यात्रा के दौरान, लिखा है एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कह रहा है कि इस यात्रा के दौरान उसको दो भाग मिलते हैं, ठीक है, दो रास्ते मिलते हैं। अब उसको मालूम नहीं चल रहा है कि वो अब कौन से रास्ते में जाए, पहले वाले में जाए कि दूसरे वाले में जाए। और लास्ट फिर क्या कह रहा है, एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, अब क्योंकि वह केवल एक अकेला ही यात्री था वहां पर, इसलिए वो दोनों रास्तों में तो चल नहीं सकता था। एंड लुक्ड डाउन ए वन एज फार एज आई कुड, और उसे कोई ना कोई एक रास्ता तो चुनना था जो कि कवि के लिए, यानी जो पोइट है उसके लिए आसान नहीं था। जो पोइट था वो क्या था, इसी कारण से एक दो राह पर खड़ा हो गया जाके, क्या उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाए। अब उसकी निगाह, वो क्या कह रहा है, एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ, मतलब जहां तक भी उसकी निगाह जा रही थी, मतलब जब रास्ते में खड़ा होकर, ये जो स्थान दिख रहा है, ये स्थान आपको दिख रहा है, इस रास्ते पर खड़ा होकर जहां तक भी देखिए वहां तक जा रहा है ना आपकी नजर, यहां तक भी आपकी नजर जा रही थी, वहां तक खाली क्या मिल रही थी, घनी घनी झाड़ियां थी, घड़े घड़े झाड़ खड़े थे वहां पर, ठीक है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसको तो मालूम नहीं चल पा रहा था कि उसको किस रास्ते पर जाना है। नेक्स्ट स्टैंजा क्या है,
फिर क्या होता है? देन then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had for that them really about the same. मतलब अब जो यहाँ पर पॉइंट है क्या बता रहा है? अब बता रहा है कि जो जंगल के बीच में वो खड़ा है, अब उसको दोनों रास्ते अच्छी से दिखाई देने के बाद कवि जो है दूसरे रास्ते को चुनता है, मतलब पहला रास्ता नहीं चुनता है। और जो ये रास्ता था इसमें क्या लिखा है? टुक द अदर जस्ट एज फेयर, उसको चुनता है, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उसको लगता है कि पहले वाले ज्यादा, ठीक है, इसमें मतलब जो पहले जिसमें पहले की तुलना में ज्यादा घास उगी हुई थी, मतलब इस रास्ते में ज्यादा घास उगी थी। और क्या कह रहा है? बिकॉज इट वॉज ग्रेजी एंड वॉन्टेड वियर, कवि को यह भी अनुभव हो रहा था कि जो दूसरा रास्ता है वो वास्तव में उसके लिए एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वह देख सकता था कि यह भी अभी भी घास से भरा हुआ था। मतलब जिस दूसरे रास्ते को उसने चुना था उसको लगा कि ये खुशहाली से भरा हुआ है, घास से भरा हुआ है, मतलब यहाँ पर जीवन की कोई संभावना उसको नजर आ रही थी। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, तो उसको ये क्या हो रही थी? आशा नजर आ रही थी। अब क्या लिखा है? जब वह अन्य पथ के विपरीत जो लगभग बंजर था, ठीक है, जो दूसरा जो रास्ता था वो क्या था? बैरन यानी बंजर था। इसके कारण क्या हुआ? जो कवि था, जो पोइट था, वो इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि उससे पहले जिन यात्रियों ने इस घने जंगल की यात्रा की होगी उन्होंने पहले वाले रास्ते को चुना होगा, और जब वो उस रास्ते गुजरते थे तो उनके पैरों से दब कर घास जो थी वो नीचे झुक जाया करती थी, जो कि एक बंजर रास्ते की तरह लग रहा था। और इसलिए कवि ने दूसरे रास्ते को चुना क्योंकि अभी तक वहां से कोई गुजरा नहीं, और इसी वजह से घासें हरी भरी उगी हुई थी। देखिए बहुत ही ज्यादा हार्ड पॉइंटेड है यहाँ पर। दो रास्ते थे, बीच में खड़ा था कवि, अब दोनों में से किसको चुने? वो अंदर तक जितनी उसकी निगाह जा रही थी उसको केवल झाड़ियां ही झाड़ झाड़ दिख रहे थे। उसने फिर दूसरा रास्ता चुना क्योंकि दूसरे रास्ते में पहले वाले रास्ते से ज्यादा घास उगी थी। पहले वाले रास्ते में क्या था? बंजर ही बंजर पड़ा था, और उसने ये कंक्लूजन निकाला बंजर हो सकता है इसलिए हो कि जितने भी लोग गए उन्होंने पहला रास्ता चुना होगा, इसलिए उनके चलने से जितनी भी घास है वो पूरी नीचे झुक गई होगी, और दूसरे रास्ते में अभी तक कोई गया नहीं है इसलिए वहां पे घास वैसी की वैसी लगी है। इसलिए कवि ने क्या किया? वेरी गुड, दूसरा रास्ता चुन लिया। And both the morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how will leads on the way, I doubted if I should ever come back. अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेंजा में? इतनी बात तो समझ में आ गई। अब कवि जब यहाँ पर खड़ा हुआ है, बोथ डेड मॉर्निंग इक्वली ले, जब सुबह होती है, ठीक है, तो उसको क्या महसूस होता है कि दोनों ही रास्तों को देखकर ही महसूस होता है कि आज के दिन अभी तक कोई भी यात्री जंगल में इतनी दूर नहीं पहुंच पाया है। उसको यह लगा कि कोई भी यात्री जंगल तक नहीं पहुंच पाया और वह पहला यात्री है, यानी पहला जो पैसेंजर है जो इतनी दूर तक पहुंच पाया है। और इसी वजह से पैरों के ऐसे कोई उसको वहां पे ताजा निशान दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना ही कोई पत्ता अभी तक कुचला गया है। जब रास्ते में हम लोग चलते हैं जंगल में तो वो पत्ते हैं या फिर रास्ते कुछ ना कुछ बन जाते हैं, इससे हमको मालूम चल जाता है कोई ना कोई यहाँ पर आया है, लेकिन ऐसा यहाँ तो नहीं मालूम चल रहा था। फिर क्या लिखा हुआ है? ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और फिर कभी ये फैसला करता है कि वह दूसरे रास्ते में अकेला ही आगे बढ़ेगा, और कभी यह सोचने लगा कि वह पहले रास्ते में फिर कभी आ जाएगा। ठीक है, ये नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। ठीक है, और कभी आ जाएगा, जबकि वह ये जानता है कि कोई निश्चित नहीं है कि वह पहला रास्ते से कभी गुजर भी पाएगा या नहीं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है वो कह रहा है कि वो दूसरे रास्ते पे चल रहा है, फिर भी उसको पहले रास्ते ख्याल आ रहा है। देख रहे हो? हाँ, अब वो सोच रहा है कि कभी दूसरे रास्ते पे अभी जा रहे हैं, चलो पहले रास्ते में बाद में जाएंगे, लेकिन ये भी कहता जा रहा है पता नहीं कि फिर पहले रास्ते में जा पाए कि नहीं जा पाए। फिर आगे क्या लिखा है? कवि को यह पता है कि जंगल के ये रास्ते एक के बाद एक दूसरे से मिलते रहते हैं और इनकी दिशा
बदलती है, इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या होती रहती है, बदलती रहती है। तो कवि को यह नहीं पता कि किस रास्ते में जाने के बाद वह दोबारा इस दोराहे पर वापस आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। मतलब उसको यह नहीं मालूम चल रहा है कि अगर वो आगे बढ़ गया तो वह दोबारा इस दोराहे पर आ पाएगा या फिर आ ही नहीं पाएगा। तो ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति में इस समय वो खड़ा हुआ है। लास्ट स्टेंजा है इस पोयम का। अब लास्ट स्टेंजा में पोएट क्या करेगा, देखिए। I shall be telling this with a sigh, somewhere edges and edges hence. Two road divers in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the differences. अब यहाँ पर क्या है, कह रहा है आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ साय। उसने थोड़ी आह भरी, साय मीन्स क्या होता है, आह भरना। उसने थोड़ी आह भरी। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, उसने कहा कि पूरा लगता है जीवन, पूरा मेरा जितना भविष्य है इसी में चला जाएगा। और क्या कह रहा है, टू रोड डाइवर्स इन अ वुड, जो दो रास्ते हैं वो अलग अलग मार्ग को चले गए हैं इस जंगल में। एंड आई, और मैं भी चला गया हूँ अलग अलग डायरेक्शन में। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने कौन सा रास्ता चुना है जिसमें बहुत ही कम लोग गए हैं। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, और इसी से मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है। मतलब अब इसका पूरा मतलब समझिए, क्या मतलब था। इन पंक्तियों में, इन लाइन्स में जो पॉइंट्स है वो क्या कह रहा है, उसको कह रहा है कि उसके द्वारा लिया गया जो ऑप्शन था, ठीक है, उसने जो दूसरे रास्ते में जाने का निर्णय किया था, डिसाइड किया था, वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो बल्कि इतना कठिन था कि अब जब भी कभी भविष्य में अपने फैसले के बारे में सोचेगा तो उसका दिल जो है बहुत ज्यादा भर जाएगा। किससे, रिग्रेट, सॉरीनेस, यानी दुख से। अब कवि यह सोच रहा है कि भविष्य में कभी जब भी अपने इस फैसले के बारे में याद करेगा तो उसके दिल में एक ख्याल आएगा कि इस फैसले ने उसकी जिंदगी में कितना प्रभाव डाला है। और उसने अपने जीवन से पहले कॉमन वाले, यानी जो पहला ऑर्डिनरी वे था जिसमें से लोग सभी चलकर जा रहे थे, उसे हटा दिया। और इस डिसीजन का उसके जीवन पर कुछ अच्छे प्रभाव पड़े भी हैं। मतलब क्या कह रहा है वो, उसने क्या कहा, पोयम ने क्या बताया आपको, बहुत ही अच्छी सीख दी है। पोयम ने कहा है बी डिफरेंस, सबसे लास्ट में लिखा है ऑल द डिफरेंस। समझ में आया। पोयम ने क्या बताया आपको, पोयम ने बताया है कि बी डिफरेंस मतलब आप क्या रहिए, थोड़े से डिफरेंट रहिए। अगर आप सबकी तरह काम करेंगे तो फिर दूसरों में और आप में क्या अंतर रह जाएगा। अगर आप अपने मार्क्स बनाए हुए मार्ग पर चलेंगे तो आपका नाम होगा, अगर आप दूसरों को कॉपी करेंगे तो फिर आपका नाम नहीं हो पाएगा। तो इस पोयम में भी यही बात कही गई है कि हमको हमेशा वह रास्ता चुनना चाहिए जो केवल हमारे लिए बना है, जिस पर कोई दूसरा ना चला हो, बल्कि वो नहीं जिस पर बहुत करोड़ों लोग चल चुके हों और उस पर हम भी चलें। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है जो करोड़ों लोग चले हैं वो गलत रास्ते पर चले हों, लेकिन हमको हमेशा एक अलग रास्ता चुनना चाहिए। I hope you understand this poem very well. And now I am going to tell you about what the summary of this poem in English. Okay, so you have to write the summary in your notebook by listening it again and again this video. Okay, so listen it carefully. The poem describes someone standing at a fork. Fork means a turning point. Okay, a diversion in a road in the woods. Woods means jungle. Trying to decide which path he is going to take. He looks down one road as far as he can see, and after thinking for another minute, decides to take the other one because it looks like nobody's been that way yet, and he is curious about where it leads. He again thinks maybe he might come back another day and try out the other path, but he has a feeling that the road he is chosen will lead him to new places and discoveries, and he probably won't be back. Okay, next he thinks wishfully about the road not taken, and where he might have wound up
If he had gone that way instead, part of him regrets his decision, but he also realized that things he has seen and the places he has gone because the direction he chose has made him who he is. Means he always think that he has to done the work by on his hand. Okay, he has to taken the difference from the other person. He has not to choose the same way as the other person chose. So this was the poem, and the rhyming scheme of the poem is, look at here, would and could. You have to would, stood and could. This one is what? A. Both is B. Growth is C. Okay. Fair, wear, same is D. Okay. Sorry. Fair, wear and there is D. Claim is E. Same as F. Okay. Lay, day, way is G. Back, H, and sorry, black H and back I. Same and so on. Okay, so this was the rhyming scheme. You have to write this one in your notebook. Till then, thank you very much. Take care.